नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, मैं आजकल पढ़ रही हूँ हेमा जी की बायोग्राफी हेमा मालिनी एक अनकही कहानी, जिसे उन्होंने लिखवाया है जानी मानी वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती भावना सोमाया जी से। तो आज हम इसी बायोग्राफी का एक बहुत ही रोचक अंश पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने जाना कि किस तरह से हेमा मालिनी जी का जन्म हुआ। बचपन से ही उनकी मदर ने उन्हें नृत्य की शिक्षा दिलवाई अलग अलग गुरुओं से, और धीरे धीरे करके हेमा मालिनी जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई और उन्हें तमिल फिल्मों के ऑफ़र आने लगे एक्टिंग के। और पहले तो उनके फादर नहीं मान रहे थे, मगर उनकी माँ ने उनके फादर को धीरे धीरे मना लिया। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी थी वो फिल्म और कैसी थी फिल्मी शुरुआत हेमा जी की। आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्माता ने भव्य तरीके से फिल्म की घोषणा की, अपनी दो नायिकाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें की। पहली हेमा और दूसरी जय जयललिता, जो बाद में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। उनकी सलाह पर जया चक्रवर्ती हेमा का नाम बदलकर सुजाता करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि निर्माता का मानना था कि फिल्म नायिका के लिए हेमा मालिनी नाम सही नहीं था। हेमा बताती हैं, हालांकि अम्मा इस फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन निर्माता के निर्णय पर विश्वास करते हुए सहमत हो गई। अगर हम पीछे देखें तो हमारे सोच के साथ ये पहला समझौता था। मेरी माँ ने मेरे लिए एक नाम चुना था, पूरे परिवार ने उस पर मुहर लगाई थी, तो फिर एक अजनबी कैसे इसे बदल सकता था। घोषणा होने के तुरंत बाद ही फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। दोनों नायिकाओं को बड़े बड़े कपड़ों में ढक दिया गया और उन्हें मनोरंजक विग पहना दी गई। हेमा धीरे से कहती हैं, पवादई दवानी मीन्स आधी साड़ी पहनने के बाद मैंने खुद को देखा और डरावना महसूस किया, लेकिन किसी ने मेरी राय नहीं पूछी और मैं चुप ही रहती थी। लेकिन उनके भीतर ही भीतर एक भय जैसा बढ़ रहा था। हेमा की उस समय जो उम्र थी और उनके आसपास जो कुछ घटित हो रहा था, उसकी वजह से वे खुद को छोटे दायरे में समेटती जा रही थी। फिर मदुरई में शूटिंग के पहले शेड्यूल के पूरा होने के कुछ महीने बाद चक्रवर्ती परिवार ने अखबार में पढ़ा कि निर्माता ने उस फिल्म से हेमा को निकालकर किसी दूसरी को रख लिया है। हेमा याद करती हैं, यह एक गहरा आघात था। मुझे लगा जैसे किसी ने चेहरे पर जोरदार चमाटा जड़ दिया हो। हमने तो उस फिल्म में मुझे लेने के लिए दबाव डाला ही नहीं था, तो फिर बिना कोई तर्क किए मुझे उस फिल्म से अचानक कैसे निकाल दिया। अपना गुस्सा जाहिर करते हुए हेमा यह बताती हैं कि अंदर ही अंदर मैं उस बवाल से छुटकारा मिलने की वजह से राहत महसूस कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से यह हुआ वह काफ़ी अपमानजनक लगा। हेमा याद करती हैं, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे खारिज कर दिया है और मेरी माँ अपमानित अनुभव कर रही थी। हम तो उनके पास फिल्म में काम मांगने नहीं गए थे, वे स्वयं चल कर आए थे और अब अचानक मुझे फिल्म से बाहर कर दिया था। निर्माता ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था, इस लड़की में स्टार बनने लायक गुण नहीं है। मैं अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन अवसाद भरे कुछ दिनों के बाद मैं अपने दुखों से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। लेकिन मेरी माँ इससे नहीं उबर सकी। वह एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला थी और उनका स्वाभिमान इस अपमान को पचा नहीं पा रहा था। हेमा बताती हैं, मैं अपनी माँ के उन दिनों के दुख भरे भावों को कभी नहीं भूल सकती। जया अपने रोज़मर्रा के कामों में लगी रहती थी, लेकिन इस वाक़ये से वह उभर नहीं सकी थी। वह अक्सर कहीं बैठी हुई मिलती, लेकिन विचारों में खोई हुई। हालांकि हेमा की उस समय उम्र ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन वह यह महसूस कर सकती थी कि उनकी अम्मा किस मनोदशा से गुजर रही हैं। हेमा भावुक होते हुए याद करती हैं, मैं उनकी सबसे अनमोल संपत्ति थी और किसी अजनबी द्वारा मुझे इस तरह से खारिज कर दिए जाने को वह स्वीकार नहीं कर सकी। जया के गहरे शोभ और अकेलेपन ने हेमा के भीतर जैसे संकल्प भर दिया। हेमा कहती हैं, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब आप किसी को चुनौती देते हैं तो वह व्यक्ति हमेशा मौके पर उठ खड़ा होता है। हेमा ने चुनौती को स्वीकार करने और अपनी माँ के स्वाभिमान को फिर से मजबूत करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। एक शाम जब जया दुखी थी और कमरे में बैठी बाहर देख रही थी, तब हेमा वहाँ पहुँची और अपनी माँ से कहा, मैं अभिनेत्री बनूंगी, मैं फिल्मों में काम करूंगी, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी और कामयाबी हासिल करूंगी। यही हेमा के जीवन का निर्णायक क्षण था।
हेमा बताती हैं, सुनने में अवास्तविक लगेगा, लेकिन यही वह मौका था जब मैं भगवान श्री कृष्ण से सीधे बात की। मैंने उनसे कहा, आप मुझे इस परिस्थिति में ले आए हैं और अब यह आप ही कर सकते हैं कि मुझे इस अपमानजनक दशा से बाहर निकालें। मेरे समक्ष जो चुनौतियां पेश की गई हैं, उनसे निपटने योग्य बनाने का जिम्मा आपका ही है। मैंने उनसे विनती की कि वे मुझे मजबूती दें। यह संपूर्ण समर्पण था और ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। कोई इस बात का विश्वास नहीं करेगा, लेकिन अगले कुछ ही दिनों के भीतर चीज़ें बेहतर होने लगी। हेमा के गॉडफादर अनंत स्वामी अचानक ही एक दिन उनके घर पहुंच गए। उस निर्माता के इनके जीवन से बाहर निकलने का स्वामी के आगमन से जैसे कोई संबंध हो। नियति अपना खेल दिखा रही थी और चक्रवर्ती परिवार को केवल उसमें सही दिशा की तलाश करनी थी। इसके बाद इतनी तेजी से घटनाएं घटित हुईं कि उनकी प्रतिक्रिया के लिए भी समय न था। जाने माने फिल्म निर्माता और भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम के पिता के सुब्रमण्यम, जो चक्रवर्ती के पारिवारिक मित्र थे, ने एक डांस कॉन्सर्ट आयोजित किया था। उसी में अनंत स्वामी ने हेमा मालिनी को पहली बार देखा था। उन्होंने अपने आवास पर हेमा के लिए एक खास नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया ताकि नृत्य से संबंधित विभिन्न संस्थाओं और समीक्षकों से उनका परिचय कराया जा सके। यह कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा और इसके बाद नृत्य संगठनों के बीच हेमा को दिल्ली हेमा मालिनी के नाम से जाने जाने लगा, क्योंकि मद्रास में पहले से ही हेमा मालिनी नाम से एक नृत्यांगना थी। हेमा की प्रस्तुति से प्रभावित होकर अनंत स्वामी उनके घर आए और उन्हें बताया कि वे एक हिंदी फिल्म बनाने जा रहे हैं। स्वामी ने पूछा, क्या हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार राज कपूर के साथ हेमा बतौर हीरोइन काम करना चाहेंगी? जया और चक्रवर्ती के पास इस सवाल के जवाब में कोई शब्द ही नहीं थे। उधर हेमा ने माँ बाप से राय लिए बिना तुरंत ही हाँ कह दी। हेमा का साहस देखकर स्वामी चकित हो गए, लेकिन यह दिखाया नहीं। जब वे चले गए तो परिवार में इस बात की आशंका उठी कि वह कोई धूर्त व्यक्ति तो नहीं है जो उन्हें ठग रहा है। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद अनंत स्वामी मुंबई, तत्कालीन बम्बई के 3 एयर टिकट लेकर आए तो उन पर संदेह का कोई कारण ही न बचा। वे उन लोगों को राज कपूर से मिलवाने ले जाना चाहते थे। हेमा बताती हैं, शुरू से ही उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि फैसला राज कपूर लेंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं थी। बॉम्बे की यात्रा में अम्मा और जगन्नाथ मेरे साथ थे। वह बॉम्बे की हमारी पहली यात्रा थी, वह भी फ्लाइट से। मैं और मेरा भाई इस बात को लेकर काफ़ी उत्साहित थे और हमारी खुशी छुपाए नहीं छिप रही थी। एक दक्षिण भारतीय निर्माता ने राज कपूर के साथ काफ़ी डेट साइन किए थे और वह तुरंत एक फिल्म शुरू करना चाह रहे थे। राज कपूर की ब्लॉकबस्टर संगम को अधिक समय नहीं हुआ था। ऐसे में नायिका सुंदर होनी चाहिए थी, साथ ही एक कुशल नर्तकी भी। संक्षेप में कहें तो नायिका राज कपूर की पूर्व नायिका वैजयंती माला का विकल्प होनी चाहिए थी। पहली नज़र में हेमा मालिनी उपयुक्त लग रही थी, लेकिन स्क्रीन टेस्ट के बाद ही अंतिम फैसला होना था। देवनार KRK स्टूडियो में स्क्रीन टेस्ट आयोजित किया गया। हेमा काफ़ी नर्वस थी। मेकअप रूम काफ़ी बड़ा था। हेमा के साथ उनकी माँ भी मौजूद थी। मेकअप मैन माधव पै, ड्रेसमैन विष्णु और स्पॉट बॉय हनुमान ने उनकी सारी जिम्मेदारी ले ली। वे अपने अपने क्षेत्र में धुरंधर थे और उन्होंने हेमा के प्रति संरक्षित महसूस किया। हेमा को विष्णु ड्रेस रूम में ले गए और वहाँ पद्मिनी एवं वैजयंती माला जैसे ख्यातिमान नायिकाओं द्वारा पहने गए कॉस्ट्यूम दिखाए, जो वहीं टंगे थे। विष्णु ने कहा, एक दिन तुम्हारे कॉस्ट्यूम भी इनकी बगल में टांगे जाएंगे। हेमा उनके अनुराग को याद करके भावुक हो जाती हैं। वे बताती हैं कि उनका मेकअप करने के दौरान माधव दादा ने धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ाया ताकि वह टेस्ट शॉट के लिए तैयार हो सकें। उन्होंने कहा, डरो मत, यह सोचकर अभिनय करो कि उस कमरे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अपना हृदय खोल दो और देखो कैसे लाइट्स तुम्हारे चेहरे पर चमकती हैं। दादा की इन बातों की वजह से कुछ वक्त के लिए सारी चिंताएं छूमंतर हो गई, लेकिन सेट पर जैसे ही वह अपनी जगह पर पहुंची, डर फिर उभर आया। जया चक्रवर्ती अनुबंध के लिए तैयार हो गई, पर वह राज कपूर जी के सुपरस्टार वाले ओहदे से सर्वथा अनभिज्ञ थी।
हमें हिंदी फिल्मों और राज जी के स्टेटस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमारे लिए एक ही बात मायने रखती थी कि दक्षिण भारत के उस निर्माता को सबक सिखाया जाए। हेमा जोर देकर कहती हैं, वास्तव में अभिनय के क्षेत्र में किसी लंबे करियर की मेरी कोई योजना या महत्वाकांक्षा ही नहीं थी। मैं तो सोचती थी कि 1 या 2 फिल्में करूंगी और बस, उसके बाद अलविदा। मैं नहीं कह सकती कि उस समय मेरी माँ के मन में क्या चल रहा था, पर सपनों का सौदागर के लिए साइन करने के बाद उन्हें एक शांतिपूर्ण अनुभव ज़रूर हो रहा था। अनुबंध के पूरी तरह से पक्के हो जाने के बाद हेमा और जया जी मद्रास लौट आईं। तब तक उन्हें इस बात का अनुमान तक नहीं था कि जल्द ही उन्हें एक नए शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा। संभवतः ही जया जी को थोड़ा बहुत अनुमान था, पर अपने पति की नाराज़गी से बचने के लिए उन्होंने इसका जिक्र किसी से नहीं किया। यह सत्य था कि उस घर में कोई भी निर्णय चक्रवर्ती जी की स्वीकृति के बाद ही अमल में लाया जाता था, पर चक्रवर्ती जी भी इस बात के लिए तारीफ के काबिल हैं कि वह सदैव अपनी पत्नी के मत का ध्यान रखते हुए ही फैसले लेते थे। मेरे पिता हमारे फैसले से कतई खुश नहीं थे और उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर भी की। इसके कारण परिवार में काफ़ी तनाव बन गया, पर एक दिन उन्होंने खुद ही हथियार डाल दिए और परिवार के साथ खाने में शामिल हो गए। मैं अब भी नहीं जानती कि झगड़े को कैसे सुलझाया गया, परंतु हमें आगे बढ़ने की अनुमति तो मिल गई। यह वाक्य सुनाते समय हेमा की आंखों में चमक सी आ जाती है। तो दोस्तों, लगाते हैं आज की वीडियो को यहीं पर विराम। आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे कि सपनों का सौदागर में हेमा जी का राज कपूर जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा, उनकी आगे की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और वो किस तरह से बन गई ड्रीम गर्ल। दोस्तों, आने वाले वीडियोस और भी ज़्यादा रोचक और रोमांचक होते जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।